आज हम कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। हम रेडियस फाइंड करना सीखेंगे, एनर्जी, वेलोसिटी। जिस तरह हमें नील बोर ने कहा था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो शेल में रिवॉल्व कर रहा है विद अ फिक्स एनर्जी और वेलोसिटी, मतलब उसकी एनर्जी और वेलोसिटी क्या है, फिक्स है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको एक एटम का स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक ये एटम है और यहाँ पर आपके पास क्या मौजूद है, बीच में न्यूक्लियस है और उसके गिर्द क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ZE यहाँ पर आपको चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो आपके न्यूक्लियस में है और E मतलब जो उन पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, जाहिर है, तो उसे मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ZE से, ठीक है। अब E आपके पास क्या है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो आपके न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस पर भी तो चार्ज है ना, तो ये आपके पास E हो गया। M मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड R आपके पास रेडियस है। देखें, आपका जो न्यूक्लियस है और आपका जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहा है, उनके बीच में क्या है, उनके बीच में एक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है Fe, ये बेसिकली आपके पास क्या है, आपके पास Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो आपके दो चार्जेस के बीच में है। एक चार्ज आपका क्या है, ZE, और दूसरा चार्ज आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये ZE हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, डिवाइडेड बाय R²। आपको कूलम्ब्स लॉ तो आता होगा ना, जिस तरह कूलम्ब्स लॉ हमें कहता है F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। ये कूलम्ब्स लॉ है हमारे पास। Q1 क्या है हमारे पास, एक चार्ज बॉडी, Q2 दूसरी चार्ज बॉडी। तो ZE यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूक्लियस को, और ये वाला E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके इलेक्ट्रॉन को। तो बेसिकली Fe क्या बन गया आपके पास, ZE² डिवाइडेड बाय R², ठीक है। Fe क्या है, इसको भी देखें, ZE² डिवाइडेड बाय R² बन गया आपके पास, ठीक है। ये बेसिकली ZE² हो जाएगा, दो ही है ना, तो ये आपके पास बन गया। अब ये आपके पास कांस्टेंट है 1/4 पाई E0 के, ये जो आपके पास कांस्टेंट है ना, ये होता है 1/4 पाई E0, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 1/4 पाई E0 ZE², जैसे मैंने अभी आपको समझाया, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R², ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब ये क्या है, देखें, आपके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो है, लेकिन अब आपका इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है आपके न्यूक्लियस के गिर्द, वो फोर्स आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स है। जिस तेजी से आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द, वो कौन सी फोर्स होगी, आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसे हम कहते हैं mv² डिवाइडेड बाय R, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो सिंपली यहाँ पे मैंने क्या किया, mv² को यहाँ पर रखा और कैंसिलाइजेशन की कुछ, और इसके बाद मैंने ये वैल्यू निकाल ली। ऐसे मैंने कहा कि मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब मैंने R की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर R आपको दिख रहा है, मैं इसे यहाँ पर ले गई और mv² को डिवाइड में ले गई, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अच्छा जी, जैसे कि हमने पोस्टुलेट में पढ़ा था ना कि आपके पास L = NH/2 होता है, ये आपकी क्वांटाइज स्टेट है इलेक्ट्रॉन की। तो L आपके पास बेसिकली होता है एंगुलर मोमेंटम, आपका इलेक्ट्रॉन है mvr, L क्या होता है आपके पास, mvr, ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम है, आपका एक इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है, इसके पास वेलोसिटी भी है, मास भी है और रेडियस भी है, ये आपके पास क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम। तो ये आपने इक्वेशन ये वाली लिख दी, NH/2। फिर आपने यहाँ से V की वैल्यू निकाली, V = NH/2, mr क्या हो गया, डिवाइड हो गया। फिर आपने इसकी स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग के बाद जो भी वैल्यू आई है आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 में रख देना है, ठीक है। R = जब आपने V² को रखा तो हमें ये वैल्यू मिली, ठीक है। फिर हमने रीअरेंजमेंट की और हमने ये वैल्यू निकाली,
R इज इक्वल टू आपके पास देखिए ये सारे मैंने कांस्टेंट लिखे, ई नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये जो आपका है ये क्या है, ये सारे कांस्टेंट है ना। तो जब इनकी कैलकुलेशन की मैंने कांस्टेंट की तो मेरे पास वैल्यू आई 0.53 और एन स्क्वायर पर जेड कांस्टेंट नहीं है। एन स्क्वायर क्या है आपके पास, नंबर ऑफ शेल, कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में हो सकता है, वो 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो। और z आपके पास क्या है, z आपके पास एटॉमिक नंबर है कि उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। तो इस तरह r इज इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई z, ये आपके पास क्या बन गया, आपके पास रेडियस का फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आप रेडियस फाइंड कर सकते हैं। इसका यूनिट क्या है, एंगस्ट्रॉम। अच्छा जी, अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल के रेडियस पे, जो कि अभी हमने जैसे रेडियस की फार्मूला निकाला r इज इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड एंगस्ट्रॉम, मतलब ये आपके पास फार्मूला मौजूद है और इसके थ्रू आप रेडियस फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे अब वो देखते हैं। देखिए r, ठीक है, आपके पास एन स्क्वायर, एन बेसिकली क्या है आपके पास, नंबर ऑफ शेल्स है। आपके पास एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, इसके गिर्द क्या है, शेल है, ये नंबर 1 है समझिए, नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये आपके पास शेल्स है ना। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपने रेडियस फाइंड करना है थर्ड ऑर्बिट का, मतलब थर्ड शेल का आपने रेडियस फाइंड करना है। और फिर इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन एटम, मतलब एन की जगह आप क्या लिखने वाले हैं, एन की जगह आप लिखेंगे 3 और एन के ऊपर स्क्वायर है, पर जेड, जेड आपके पास क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। जेड आपके पास क्या होता है बच्चों, जेड आपके पास एटॉमिक नंबर है। अब आपके पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आप सबको पता है कि क्या होता है, 1। तो सिंपली आप इसको सॉल्व कीजिएगा और आपके पास रेडियस आ जाएगा और उसका यूनिट क्या लिखेंगे आप, एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे। तो ये सिंपली आप फाइंड कर सकते हैं, थर्ड हो, फोर्थ हो या कुछ भी हो। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपका जो ये बोहर मॉडल है ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी पे वैलिड होता है। अब इसका क्या मतलब है, ऐसे एटम्स जिनमें आपके पास एक इलेक्ट्रॉन हो ये उन्हीं पर वैलिड है। देखिए अब हाइड्रोजन है ना आपके पास, हाइड्रोजन में आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसा ही है ना। हाइड्रोजन में हमारे पास एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये तभी हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन पर वैलिड है। लेकिन देखें अगर मैं हीलियम लूँ ना, हीलियम का एलिमेंट ऐसा होता है, लेकिन ये हीलियम पे वैलिड नहीं है। क्यों, क्योंकि हीलियम में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना। देखिए किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स हैं ना, ये क्या है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए यहाँ पर वैलिड नहीं है। लेकिन ये हीलियम पॉजिटिव पर वैलिड है, मतलब अब इस पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, चला गया, तभी तो पॉजिटिव आ गया आपके पास। पॉजिटिव आ गया ना कि आपका एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई है यहाँ पे। अब इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अब आपका बोहर मॉडल इस पर वैलिड है, लेकिन हीलियम के इस एलिमेंट पे वैलिड नहीं है। He पॉजिटिव पर वैलिड है। तो ये बस आपने लोगों ने याद रखना है कि वो एलिमेंट जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन हो उस पर आपका हीलियम, आपका बोहर मॉडल क्या होगा, वैलिड होगा। फॉर एग्जांपल आपका लिथियम है, फ्री नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है यहाँ पर, मतलब इलेक्ट्रॉन भी 3 है, तो ये यहाँ पर वैलिड नहीं है। किस स्टेट पर वैलिड होगा, जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन हो ना, तो आप लिथियम पे क्या लगा दें, 2 पॉजिटिव लगा दें, तो आपके पास अब एक इलेक्ट्रॉन हो गया ना। पहले कितने थे, फ्री नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने लूज कर दिए, अब एक इलेक्ट्रॉन रह गया, तो मतलब अब ये लिथियम पॉजिटिव पे वैलिड है। इसके थ्रू आप एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस तरह के बोहर ने हमें कहा था कि आपका एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है आपके एक शेल में, ठीक है, ऑफ कोर्स उसमें एनर्जी भी उसकी फिक्स है और वेलोसिटी भी उसकी फिक्स है। तो एनर्जी के लिए
क्या किया वो देखते हैं कैलकुलेशन। आपके पास देखिए टोटल एनर्जी जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सबको पता है 1/2 mv² है और पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है हमारे पास नेगेटिव फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होता है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ नेगेटिव क्यों आया थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। देखिए आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास आती है ड्यू टू द मोशन। कोई भी चीज़ है ना आपके पास, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहा है, ड्यू टू द मोशन आपके पास क्या आती है उसमें काइनेटिक एनर्जी आती है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक बॉल है, ये भी ज़मीन पर है, अब आपने इसे उठा के ऊपर रख दिया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो गई इंक्रीज हो गई और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी 0 थी। मतलब क्या हुआ आपका वर्क डन हुआ ना, तो ये आपकी क्या है ये आपकी बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी है। तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन है उसकी टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आपके पास 1/2 mv² है और पोटेंशियल एनर्जी फोर्स, वो फोर्स लिए हमने जो पहले हमने रेडियस में भी बात की है Z E r² डिवाइडेड बाय 1/4 पाई E0। ये देखें ये वही फोर्स है जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमने रेडियस में भी बात की है 4 पाई E0 r² और ऊपर क्या ZE²। ये क्या है आपके पास फोर्स है जो कि आपके चार्जेस के बीच में है, वो फोर्स है ये, ठीक है। और r आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जांपल मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, आपके इलेक्ट्रॉन ने जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो r है, तो ये यहाँ पे मैंने क्या कर दिया ये पुट कर दिया। अब नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो रही है कम हो रही है, ठीक है। तो ये इस तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये आपकी इक्वेशन क्या है इक्वेशन 5 हो गई आपकी। अब यहाँ पर mv² की वैल्यू आपने पुट की जो आपने इक्वेशन नंबर 1 से निकाली थी, ठीक है। अगर आप बैक पे देखेंगे तो जो mv² की वैल्यू हमने निकाली है वो आपने यहाँ पे क्या कर दी पुट कर दी और ये नेगेटिव और ये ऐसे ही आ गया। फिर आपने क्या किया आपने ये इक्वेशन नंबर क्या है आपके पास 6, आपने क्या किया टेक द वैल्यू ऑफ r फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड पुट इन देयर। आपने r की वैल्यू जो हमने पहले निकाल चुके थे वो यहाँ पे पुट कर दी, तो आपके पास ये आ गया। तो ये e की वैल्यू आ गई आपके पास। अब ये जो e है e इज इक्वल टू माइनस me4 डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट s², ये सब आपके पास क्या है कांस्टेंट है। ये इसकी जो वैल्यू आई है वो आपके पास k है और k आपके पास ये आ रहा है और 1/n²। सिंपली आपके पास ये फार्मूला आ गया एनर्जी का, जिसके थ्रू आप किसी भी शेल की एनर्जी क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। k आपको पता है और n आपके पास क्या है आपके पास शेल नंबर होगा, तो इस फार्मूले के जरिए आप क्या फाइंड कर सकते हैं एनर्जी फाइंड कर सकते हैं।